नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हाल ही में लोकसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने ब्लैक कार्बन से निपटने के लिए जो सरकार के किए गए प्रयास है उसकी चर्चा की है। हमारे लिए ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्लाइमेट से संबंधित, इकोलॉजी से जो संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो तो एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही, चाहे साइंस टेक में है या ज्योग्राफी में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको इस टॉपिक पे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए जिसका आप यूज कर सकते हो एक अपने एग्जाम में। अब देखो, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल चीज़ें हर कोई लिखेगा, लेकिन आपको कुछ अलग चीज़ें लिखनी होती है जो आपके मार्क्स को बूस्ट करते हैं, और उसमें आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐड करनी होती है और करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो। तो उसी संदर्भ में ये हम आज इस टॉपिक को लिए हैं जो है ब्लैक कार्बन। अब देखिए, ब्लैक कार्बन जो होता है ये बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर का एक घटक है या वायु प्रदूषक ही है। और इसको ब्लैक कार्बन को आप शॉर्ट में बीसी बोल सकते हैं, ब्लैक कार्बन। और ये पार्टिकुलेट मैटर है एक तरह का, और यह गर्मी को अवशोषित कर और काले का एक प्रमुख तत्व के रूप में होता है। ये गर्मी को अवशोषित करता है और काले का एक तत्व है ये। ब्लैक कार्बन जो बनता है वो होता है कि जैसे जीवाश्म ईंधन और जो बायोमास है और जैव ईंधन है, उनका अधूरा दहन जब होगा तो ब्लैक कार्बन बनेगा। अब इसको आप ना ब्लैक एरोसोल के रूप में आप देख सकते हो। अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये 2.5 ग्रुप में हवा में प्रवेश कर जाता है। आप जानते हो कि जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 का, ये हमारे हेल्थ और जो इन्वायरमेंट के लिए कितना नुकसानदायक है। अभी आप एक फैक्ट है ये है कि जो अभी मेजॉरिटी ऑफ ब्लैक कार्बन एमिशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा हो रहे हैं। वो बेसिकली आपको एशियन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। चाइना और इंडिया जो है वो 25 से 30% अपना ग्लोबल कार्बन इमिशन करता है। इसी में एक फैक्ट है इक्विवेलेंट ब्लैक कार्बन, ईबीसी। ईबीसी क्या है? ये बेसिकली मेजरमेंट है ऑफ ब्लैक कार्बन का, और अ नंबर ऑफ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्विंग पार्टिकुलेट ड्राइव्स अ मास कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक कार्बन। ठीक है, तो ये मास मेजरमेंट है ब्लैक कार्बन का। इसमें क्या होता है कि ब्लैक कार्बन जो है अपनी उत्पत्ति स्रोत के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तथा वे प्रकाश का जो विशिष्ट तरंगदैर्ध्य है उसका अवशोषण या परिवर्तन करते हैं। अब देखते हो, जो ब्लैक कार्बन होती है उसके स्रोत अलग अलग होंगे, सोर्स अलग अलग होंगे, और उन सोर्स में डिफरेंस होने के कारण उनकी जो प्रकाश का जो विशिष्ट तरंगदैर्ध्य है उसका अवशोषण या परिवर्तन करने की क्षमता भी अलग अलग होगी। और इसका जो मापन होगा एथेलोमीटर से नापते हैं इसको, एथेलोमीटर, इसको बोलते हैं एथेलोमीटर। एथेलोमीटर 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 इसको जो है एथेलोमीटर में मापते हैं। एथेलोमीटर क्या होता है? ये मास कोफिशिएंट है ब्लैक कार्बन का, ब्लैक कार्बन का मास कोफिशिएंट है, और इसको हम ईबीसी कहते हैं, ईबीसी। ये ईबीसी जो होता है इक्विवेलेंट ब्लैक कार्बन, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, जिसका मेजरमेंट होता है एथेलोमीटर से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ ब्लैक कार्बन क्या है। तो ब्लैक कार्बन के सोर्सेज आप जैसा कि देख रहे होंगे कि इंडस्ट्री और जो पावर जनरेशन है उससे 10% होते हैं, और ट्रांसपोर्ट रोड से 14% का है। ट्रांसपोर्ट और रोड से जो एमिशन है वो 14% का है, और इंडस्ट्री पावर जनरेशन से 10% है, ट्रांसपोर्ट से 10% है, रेजिडेंशियल अदर 6%, रेजिडेंशियल बायोफ्यूल 18% है। इसके अलावा जो ओपन बायोमास है, ओपन बायोमास से ये 42% का एमिशन होता है ब्लैक कार्बन का। तो ये हम सोर्सेज को देख लिए। इसके अलावा आप मोटा मोटी आप इसको ये लिख सकते हो कि जैसे डीजल इंजन जो बाहर से उत्सर्जन होता है, उसको जो हम ट्रांसपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं 14%, तो डीजल इंजन और जो वाहन से उत्सर्जन होता है। उसके बाद जो रेसिडेंशियल में यदि देखें तो आवासीय जो लकड़ी होती है, जहाँ पे हम चूल्हे में लकड़ी और कोयला को जलाते हैं या कृषि अपशिष्ट चीज़ों को जलाते हैं, जंगल और वनस्पति की जो आग है, तो इन सभी चीज़ों से ये अनबर्न्ड जो होते हैं ब्लैक कार्बन इमिशन होता है। और ये हमने देख लिया है, ये सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है, यही सारी चीज़ें हैं, ये हमने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या है इसका।
ब्लैक कार्बन का ऑन हेल्थ पे देखो आप, जैसे ये एरोसोल है, तो एरोसोल तो आपको ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के रूप में है, तो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाएंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को क्रिएट करेगा, कैंसर और जो इवन बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं वो तो होगा ही। इसी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई सारी जो इससे होने वाली जो डिजीज़ है उसकी पहचान की है, और इसी में जो कार्डियक है और रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसके बारे में जो WHO है वो भी कंसर्न है। इसमें आप देख सकते हो कि जो ब्लैक कार्बन है PM 2.5 ये स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ही निगेटिव रूप से प्रभावित कर देता है, और श्वसन और हृदय संबंधी जो चीज़ें हैं, और इसमें मृत्यु भी शामिल है कि मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लैक कार्बन का तो ये चीज़ होगी। अब जैसे 2012 और 14 के बीच में यूरोपीय संघ की जो 85% से अधिक आबादी है, ये मैं ये बता रहा हूँ कि जो यूरोपीय संघ EU की जो 85% से अधिक आबादी है PM 2.5 के संपर्क में थी। 2012 से 14 के बीच में एक डाटा आया था, WHO का एक डाटा था, उसमें बताया गया कि जो यूरोपीय संघ की जो 2012 से 14 के बीच की आबादी थी 85%, उसमें 2.5 किसी न किसी रूप में PM 2.5 की कंसंट्रेशन देखी गई, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से काफ़ी अधिक थे। उसी तरह से जो कई सारे जनरल जो है इस पर प्रकाशित की गई है, और उसमें बताया गया कि जो PM 2.5 जो है ये 5 मिलियन अमेरिकियों के बीच मृत्यु का जो कारणों में से एक है। अब जो बहुत सारे कारण हैं उसमें जैसे हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो ब्लड में ये शामिल हो जाता है तो रक्त धमनी का रोग क्रिएट कर देगा, गुर्दा और जो किडनी वगैरह की बीमारी क्रिएट कर सकता है, तो फेफड़ा, पागलपन, मधुमेह, टाइप 2, इस तरह की सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएगी ब्लैक कार्बन का जो इफेक्ट है हेल्थ पे। उसी तरह से इन्वायरमेंट पे यदि आप देखें तो PM 2.5 चूँकि एक बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है, और ये ब्लैक कार्बन जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको काफ़ी ये नुकसान पहुंचाता है। जैसे जो पौधा की जो पत्ती होती है उसमें आप देखो उसकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, फिर वो छोटी हो जाती है, और जो तने होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। पौधे की पत्तियां और अब जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ेगा ही, PM 2.5 होल्ड करेगा टेम्परेचर को, और जो एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वनस्पतियाँ और इन सारी चीज़ों पे देखने को मिलेगी। अब उसके अलावा जो बारिश का पैटर्न है उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा, और जो है मंद धूप, अब पृथ्वी पे जैसे जो धूप जो आती है सनरेज की एक परसेंटेज होती है, वो परसेंटेज आती है। अब क्या कि पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 ज़्यादा होने के कारण जो जितनी आनी चाहिए वो नहीं आके उसका परिवर्तन होगा, और इस तरह जो टेम्परेचर का जो एक बैलेंस बना हुआ है, टेम्परेचर बैलेंस, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अब देखो क्या होता है कि जैसे सनरेज तो आई और इसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव, ये शॉर्ट वेव आती हैं, जो सनरेज आती हैं ऊपर से वो शॉर्ट वेव होती है, लेकिन जब यहाँ से रिटर्न होती है इसको लॉन्ग अर्थ वेव बोलते हैं। तो लॉन्ग अर्थ वेव जब रिटर्न होती है, और जैसे PM 2.5 जो पार्टिकुलेट्स यदि उसमें वातावरण में मौजूद रहेंगे तो वो टेम्परेचर को होल्ड करेगा, और जो है जो लोअर जो इन्वायरमेंट है उसको ये वार्म करेगा। वार्म करने से इसका इफेक्ट क्लाइमेट के ऊपर पड़ेगा और वनस्पति एवं समुद्र के ऊपर पड़ेगा, और उसके अलावा जो समुद्र के अंदर जो क्रिएचर्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। अब देखो बात यह है कि ये सारी चीज़ें तो हम जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनसे निपटने के लिए क्या किया है और क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल क्लीन प्रोग्राम एज ए लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी टू टैकल द एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम बहुत सारे जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम देखो ये तो चल ही रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये चल रहा है, और ये जो है प्रोग्राम लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी टू टैकल द एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री इन कम्प्रहेंसिव मैनर विथ टारगेट अचीव ऑफ 40% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन बाय 25-26। ये बता रहे हैं कि 25-26 तक हम पार्टिकुलेट मैटर में 40% का रिडक्शन कर लेंगे। अब इनके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तो है ही, उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो की गई है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है,
मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो 19 दिसंबर 2022 को एक प्रेस रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने मेजर्स टू कंट्रोल ब्लैक कार्बन का जो मेजर्स लिए गए ब्लैक कार्बन को कट करने की, उसके बारे में बताया गया है। और उसमें कुछ स्टेप्स की चर्चा की गई थी, जैसे PM उज्ज्वला योजना है। तो आप जानते हो PM उज्ज्वला चल रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो घरेलू ईंधन से जो पार्टिकुलेट मैटर्स निकल रहे हैं वो उसे कट करने में हमें हेल्प मिलेगा। उसके अलावा देखो जो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी में आप BS6 उत्सर्जन मानदंड जो है ये उसको आप कोशिश की जा रही है BS6 में शिफ्ट करने की। BS6 में जो ट्रांसपोर्ट का जो एक मापदंड है उसमें शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है BS6। और उसके अलावा देखो जो स्वच्छ ईंधन जैसे LPG हो गया, CNG हो गया, उसके अलावा जो इथेनॉल मिश्रित जो ईंधन है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तो खास करके देखो आप जो बैटरी आधारित जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लिथियम आयन और लिथियम को जो संचालित जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसके काफ़ी स्कोप हैं। तो सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। उसके अलावा जो सतत जो पहल है उसमें सतत पहल है SATAT सतत पहल जो है इसमें 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और कंप्रेस्ड बायोगैस को उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध कराने हेतु क्या है कि किफायती परिवहन के लिए ये सतत विकल्प है और यह किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प को लागू किया गया है। इसमें 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की बात की गई है। 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा सतत के माध्यम से। इसके अलावा देखो और भी मेजर्स अपनाए गए हैं, जैसे सिटी स्पेसिफिक क्लीन एयर एक्शन प्लान। सिटीज़ को आइडेंटिफाई करके के अलग अलग सिटीज़ की क्या आवश्यकता है और किस तरह का एनवायरमेंट कंसर्न है, उस आधार पर कई सारे प्लान लोकल लेवल पर भी अपनाए गए हैं। अब जैसे आप दिल्ली का ही ले लो, यहाँ पे स्मोक टावर और सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई है, तो उसी तरह से अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग एक्शन प्लान को अपनाए गए हैं। उसी में एक है जैसे फेम योजना भी है, फेम योजना को भी लागू किया गया है। फेम जो होता है इसका फुल फॉर्म है, आप कह सकते हो कि FAME होता है। तो फेम जो होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। फेम 2 योजना आप देखो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी मार्केट में आए हैं। आप इस तरह के आप दिल्ली में बहुत सारी बसेज आप देख रहे हो कि फेम 2 योजना के अंतर्गत चल रही है। इसे फेम का फुल फॉर्म जो हुआ फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फेम 2 योजना लाई गई है। तो ये हमारा है मेजरमेंट जो सरकार द्वारा किए गए हैं। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं यदि हम इसकी कुछ पॉइंट्स को यदि हम अपने पास रखते हैं तो हमारे मेंस का जो आंसर राइटिंग हो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आगे इसी तरह से अन्य टॉपिक पे हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।